स्वागत है सभी लोगों का 2025 की एक और नई इसेकाई रीइंकार्नेटेड एनीमे के अंदर। इस कहानी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में ही चल बसता है। पर जैसे उसकी आँख खुलती है वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जो कि उसी गेम की तरह दिखती है जिसे वो खेला करता था हॉस्पिटल के अंदर। वहीं हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस दुनिया के अंदर काफी ओवर पावर्ड है। सो या गाइस ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। तो चलो फिर एपिसोड 1 को अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। वो कुछ कर नहीं सकता है, ना ही वो यहाँ से बाहर जा सकता है, इसलिए अब टाइम पास करने के लिए वो एक ऐसा गेम खेल रहा होता है जो कि फैंटेसी बेस होता है। ये गेम हमारे मेन कैरेक्टर टाकुटो ईरा का फेवरेट गेम है। ईरा अब गेम खेल ही रहा होता है पर तभी अचानक से वो मर जाता है। अगले सीन में ईरा अब फील करता है कि वो तो कहीं और ही जा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह एक जंगल होती है। इसके बाद ईरा देखता है कि वो तो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। वो अब सांस लेता है और कहता है कि यहाँ की जो एयर है वो तो काफी फ्रेश है। तभी ईरा के सामने अब एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर ईरा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अब उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि क्या तुम आतो हो। जिस पर आतो भी कहती है कि हाँ किंग, आपने सही कहा। इसके बाद ईरा कहता है कि जब मैं बीमार था तब मैं इस गेम को खेला करता था जिसका नाम एटर्नल नेशंस था। ये गेम एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में बेस्ड था और ये एक स्ट्रेटेजी गेम हुआ करता था। वो कहता है कि ये गेम मेरा फेवरेट था और इस गेम की मेरी जो फेवरेट कैरेक्टर थी वो आतो थी। ईरा अब सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, ये मुझे किंग बुला रही है, कहीं से लग रहा है कि मैं माइनोग्रा का राजा हूँ। ईरा अब यही सोचकर काफी घबरा रहा होता है पर तभी आतो कहती है कि घबराओ मत, आप वही पर्सन हो जिसने गेम की नाइटमेयर डिफिकल्टी को क्लियर किया था। जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि गेम के अंदर नाइटमेयर जो डिफिकल्टी होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली डिफिकल्टी होती है, यानी अगर तुम लोग को एक हमला भी लगेगा तो भी तुम मर सकते हो। आतो अब उसे कहने लगती है कि आपने इस डिफिकल्टी को ऐसे सिविलाइजेशन का यूज करके कंप्लीट किया जो कि काफी डिफिकल्ट होती है हैंडल करने के लिए। उस सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ऑफ रूइन कहते हैं। शॉर्ट में कहे तो माइनोग्रा। आप लेजेंडरी प्लेयर हो जिसकी रैंकिंग टॉप पर है। ये सुनकर अब ईरा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर अब वो कहने लगती है कि मुझे सब कुछ याद है, मुझे हर एक वो शब्द याद है जो कि आप मुझसे कहा करते थे कि किस तरीके से हम लोग कितनी बार दुनिया पर कब्जा करेंगे। मुझे सब कुछ याद है कि किस तरीके से हमने गेम को कितनी बार खत्म किया है। तो आप चिंता मत करो किंग, मैं आपको जानती हूँ। ये सुनकर ईरा कहता है कि तुम्हें तो मैं गेम में यूज किया करता था अपने प्ले स्टाइल के तौर पर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं होप करता था कि मैं एक दिन तुम्हारी तरह ही ताकतवर बनूं। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली में तुमसे बात कर पा रहा हूँ। ऐसा बोलकर ईरा थोड़े से इमोशनल हो जाता है जिस पर आतो उसे कहने लगती है कि हाँ मुझे भी काफी खुशी हो रही है आपसे बात करके। इसके बाद ईरा उससे पूछता है कि क्या ये हेवन है, क्या तुमने मुझे यहाँ समन किया है। जिस पर वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर अचानक से आई हूँ, मैं श्योर हूँ कि ये हेवन तो नहीं है। सही बताऊँ तो ये दुनिया एटर्नल नेशन की दुनिया जैसी ही लग रही है। शायद ये एक मिरेकल है पर कोई बात नहीं किंग, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे इस तरीके से मिल पाई। वो अब ईरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हम लोग अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें एक साथ। ये सुनकर ईरा शौक हो जाता है। वहीं आतो से कहने लगती है कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी दुनिया में हैं। क्या ये एटर्नल नेशन की ही दुनिया है या फिर ये वो दुनिया है जहाँ से आप आए हो। पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये एक दूसरी दुनिया है पर जैसा हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, यानी कि चलो एक साथ हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और सिर्फ मेरे और आपके लिए एक किंगडम बनाते हैं। ये सुनकर ईरा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है और आखिर मैं हूँ कहाँ पर अगर मैं आतो के साथ हूँ तो शायद फिर से शुरू किया जा सकता है चीजों को। चलो वैसे ही वाले खुशहाल वाले दिन इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं। आतो अब उसे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो हम हमारे सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं, एक ऐसा किंगडम बनाते हैं जो कि तुम्हारे और मेरे लिए हो। ये सुनकर आतो काफी खुश हो जाती है और वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है। वो अब कहती है कि मैं आतो हूँ, मैं एक ऐसे स्लज की बेटी हूँ जो स्लज पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आज से मेरी बॉडी दिमाग सब कुछ आपका है। ये सुनकर ईरा कहता है कि असलियत में ये सुनना कितना एम्बेरेसिंग लगता है। जिस पर आतो भी कहती है हाँ। ये सुनने के बाद ईरा कहता है कि चलो चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी एक लौती सबॉर्डिनेट हो और मेरी राइट हैंड वुमेन हो। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इवल होगी पर डोमेस्टिक अफेयर में हम लोग काफी स्पेशलाइज रहेंगे। तुम्हें पता ही है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आतो कहती है हाँ। जिस पर ईरा भी कहता है कि हाँ हम लोग शट-इन्स रहेंगे, यानी कि कोने में ही रहेंगे छुप के। जिस पर वो दोनों ही कहते हैं हाँ। अगले सीन में ईरा अब एक स्काउट को वहाँ पे बुला लेता है और अब वो स्काउट एक काफी ज्यादा अगली क्रिएचर होता है जिसे देखकर ईरा कहता है कि भले ही ये डिस्गस्टिंग है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं तो हम लोग इसका यूज करके इन्फॉर्मेशन पता करेंगे, इससे हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ईरा उस कीड़े से कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ जाकर एरिया को चेक करो। तो वो कीड़ा भी मान जाता है और वो काफी तेजी से वहां से चला जाता है।
वहीं ईरा कहने लगता है कि मैं इस कीड़े के साथ अपने विजन को भी शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल गेम की तरह। पर ऐसा करने में मेरा 100 माना लग गया, मेरे पास अब 100 माना ही बचा है, और अगर हमें अपना बेस बनाना है तो उसे बनाने में मेरा 20 माना लगेगा। ये सुनकर आतो कहती है कि माना तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे ही। तो ईरा कहता है कि सच बताऊं तो मैं एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए लड़ाई करे, पर इतने माना में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो सुनकर आतो कहती है कि आप चिंता मत करो, अगर लड़ने की बात आएगी तो मैं लड़ लूंगी। ऐसा बोलकर वो कहती है कि काश मैं ऐसा कह पाती। ईरा कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जो हीरो की यूनिट होती है और आतो वो टाइम के साथ ही ताकतवर बनती है, पर तुम्हारा अभी का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 3 है। इसका मतलब है कि जो हमारे किंगडम माइनोग्रा है उसके लिए काफी रिस्की जगह है अभी। अगर हमारे सामने कोई पावरफुल एनिमी आ भी गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। डिफिकल्टी तो सही में काफी हाई है। वह अब उदास हो जाता है, जो देखकर आतो कहती है कि दुखी मत हो। अगले सीन में ईरा अब उसे कीड़े की विजन को देख रहा होता है। वो आतो को बताता है कि ये कीड़ा पूरे फॉरेस्ट में जा चुका है, पर अभी तक मुझे कोई भी जानवर या फिर मॉन्स्टर नहीं मिला। ये सुनकर वो कहती है कि ये जगह तो छिपने के लिए बिल्कुल अच्छी है, पर ये बात काफी अजीब है कि इस फॉरेस्ट में कोई जानवर नहीं है। वहीं ईरा कहते हैं कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है फॉरेस्ट के अंदर। एक काम करता हूँ, थोड़ा देर और स्कैनिंग करता हूँ। ये सुनकर अब आतो से कहती है कि माफ करना, मैं आपके ज्यादा काम नहीं आ पा रही। जो सुनकर ईरा कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात तो ये है कि तुम मेरे साथ हो, इतना ही मुझे चाहिए। ये सुनकर आतो शर्मा जाती है और वो उसके पास आकर उसका शुक्रिया करती है। वहीं ईरा अब आतो को थोड़ा सा करीब से देखता है और कहता है कि गेम में तो ये मैं कह नहीं सकता था, पर अब सामने सामने देखकर पता लग रहा है कि आतो की पर्सनैलिटी है कैसी। तभी अचानक से ईरा को अब उस कीड़े की विजन से डार्क एल्फ की कम्युनिटी दिखती है, जो कि उनकी जगह से ज्यादा दूर नहीं है। ईरा अब देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे एल्फ जो हैं वो सभी इकट्ठा हो रखे हैं। आतो अब कहती है कि अगर यहाँ पर एल्फ है तो सही में ये एक फैंटेसी दुनिया है। जो डार्क एल्फ होते हैं वो हल्के से ही ईवल होते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। ये सुनकर ईरा कहता है कि क्या ये सही में एटर्नल नेशन की ही दुनिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक और सिविलाइजेशन की सेटलमेंट है तो ये हमारे लिए बुरा है। मैं नहीं चाहता था कि वॉर हो, इसलिए तो मैं शुरू से छिपना चाह रहा था। जिस पर आतो भी कहती है हाँ हमारे नेबर्स ही दूसरी सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो कि एक खतरे वाली बात है। अगर खतरा आ भी जाएगा तो चलो एक साथ भाग जाएंगे। जिस पर ईरा भी कहता है हाँ क्योंकि मेरे किंगडम में शांति होनी चाहिए। तो आतो भी कहती है हाँ वॉर करना सही नहीं रहता है। जिस पर ईरा कहता है हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग डार्क एल्फ पर थोड़ी नजर रखेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे सराउंडिंग की, पर अगर हमारा लक बेकार हुआ तो हम यहाँ से काफी दूर भाग जाएंगे। उनका तो अब यही प्लान होता है, पर अब अचानक से यहाँ पर डार्क एल्फ का ही ग्रुप आ जाता है। डार्क एल्फ भी उन लोगों को देखकर काफी घबरा जाते हैं और ईरा और आतो भी उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये डार्क एल्फ का ग्रुप इसी तरफ आ रहा था। इनका जो ग्रुप का हेड है उसका नाम जिया है। वहीं पर उसके साथी कहते हैं कि चलो इस फॉरेस्ट से भाग जाते हैं। जिस पर जिया कहता है कि ऐसे करके क्या ही हो जाएगा, वैसे भी हमें हमारे एरिया से ही भगा दिया गया, हमारे पास कहीं भी जाने की भी जगह नहीं बची है, बिल्कुल खाना भी नहीं है। ऐसे चलता रहा तो जितने भी बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इस फॉरेस्ट में कम से कम थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स मिल तो जाती हैं, थोड़ा सा और खोजेंगे तो जरूर खाना भी मिल जाएगा। वहीं पर उसके साथ ही कहती है कि यहाँ से जो आगे वाली जगह है उसको अकर्स्ड लैंड कहते हैं। कहा जाता है कि उस जगह के अंदर किसी इवल चीज को सील करके रखा गया है। इस बात पर जिया विश्वास ही नहीं करता है। वो कहता है कि अगर कोई इतनी बुरी चीज होती तो यहाँ पर इस तरीके से पेड़ वगैरह नहीं उग रहे होते। हार नहीं मानते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ। सभी लोग अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वहीं पर जिया अपने मन में कहता है कि सही बताऊं तो ये फॉरेस्ट सही में डरावना है। अगर कोई बुरी चीज एग्जिस्ट करती भी है तो भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर ही जान बची है, तो हमें लोगों को खाना ढूंढना पड़ेगा। वो अब जैसे आगे आता है उसे अब ईरा की खतरनाक प्रेजेंस फील हो जाती है। वो तो ईरा को अच्छे से देख भी नहीं पाया था, उसे तो बस वो एक एंटिटी दिखाई दे रहा था। जिया अब ईरा को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा ईवल है, मुझे सावधान रहना होगा। अगर मैंने एक भी गलत एक्शन लिया तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर उनके सामने बैठ जाते हैं। जिया अब उनसे कहता है कि मैं मजारम क्लैन का डार्क एल्फ हूँ, मेरा नाम जिया है और मैं एक हेड वॉरियर हूँ। वो ईरा से कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, माफ करना मैं आपके बिना परमिशन के आपके फॉरेस्ट में आ गया। ये सुनकर आतो भी कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसे आना चाहिए किसे नहीं। अब ये बताओ कि आखिरकार किस कारण से तुम्हें इस एरिया में आना पड़ा। तो जिया कहता है कि मेरा जो क्लैन है मजारम क्लैन, जो कि डार्क एल्फ का है, हम पहले डोरागिया के बीच वाले लैंड्स में रहा करते थे। वो अब सारी बातें बता ही रहा होता है, जो देखकर आतो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि चुपचाप से शॉर्ट में बताओ। ये सुनकर अब जिया घबरा जाता है। वो कहता है कि हम लोग को हमारे ही लैंड से निकाल दिया गया, हमारे पास जाने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है,
ये सुनने के बाद ईरा अब उससे कहता है कि तुम तो भूख की वजह से काफी कमजोर लग रहे हो। तो जिया कहता है कि हम लोग को मारा जा रहा था, इस वजह से हम लोग भाग गए, और क्योंकि हमारे पीछे लोग पड़े हुए थे हम लोग ज्यादा खाना अपने साथ लेकर नहीं आए और सारा खाना खत्म हो गया, और अब काफी दिनों से हमने खाना नहीं खाया है। जिया अब याद करने लगता है कि किस तरीके से उसके क्लैन के साथ कितना बुरा बिहेव किया गया। वो अब कहने लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से हमें ऐसी हालत मिली। हम तो बस शांति वाली जगह चाहते थे, क्या ऐसा सोचना एक गुनाह है? तभी ईरा उसके सामने काफी सारे सेब फेंक देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? इन्हें एप्पल्स कहते हैं। जिस पर जिया कहता है कि आज तक मैंने जितने फ्रूट्स देखे उनमें से मैंने ये कभी नहीं देखा। जिया अब सोचता है कि क्या मैं इसे यहाँ पर खा लूं, पर बाकी के लोग भूखे हैं, उनका क्या होगा? वो हिचकिचाई रहा होता है, पर उसके बाकी साथी तो सेब खा लेते हैं और कहते हैं कि तो काफी कमाल का है। ये सुनकर ईरा कहता है कि मेरे पास और भी फल है। ऐसा बोलने के बाद वो उन फल्स को जिया के सामने फेंक देता है, पर जिया उन्हें अब भी खा नहीं रहा होता है, जो देखकर आ तो गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या हुआ, मेरे किंग तुम्हें ये ऑफर कर रहे हैं और तुम इन्हें नहीं खाओगे? ये सुनकर जिया अब अपना सर नीचे झुका लेता है। वो कहता है कि मेरे क्लैन के और भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस लैंड में आए हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं जो कि काफी भूखे हैं, उन लोगों ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। आपने ये जो फ्रूट दिए हैं ये काफी कमाल के हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह इन फ्रूट्स को मैं उन बच्चों को खिलाऊं, इसलिए प्लीज मदद करो। ये सुनने के बाद ईरा को उस पर रहम आ जाता है और अब वो उनको फ्रूट के साथ साथ काफी सारी वेजिटेबल्स भी दे देता है। ये देखकर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी है। वहीं ईरा उन लोगों को काफी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट दे देता है, जो देखकर तो अब आतो भी हैरान हो जाती है। ईरा अब उन लोगों से कहता है कि ये सारे फल तुम्हारे हैं, जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। वहीं जिया अब ईरा से कहता है कि आखिरकार आप हो कौन? तो ईरा बताता नहीं है, वो कहता है कि ये तुम्हारे हैं। अगले सीन में हमें अब बाकी के डार्क एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं भूख की वजह से। इतने में ही जिया और उसके बाकी साथी अब खाना लेकर आ जाते हैं। अगले सीन में वो लोग अब खाने को तैयार करते हैं और खाने को खाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने काफी समय से खाना नहीं खाया था। उन सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और मन में खुशी होती है। तभी एक लड़की जिया से कहती है कि आखिर तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला? तो जिया उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे तो बस ये ऐसे ही मिल गया। वो अब उसे ईरा के बारे में तो बताता ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्फ अब पेट भर कर खाना खाकर सो जाते हैं, पर तभी जिया अकेले बैठा था। तभी उसके सामने एल्डर मोल्टर आ जाता है। हम इसे दादाजी बुलाएंगे, ओके? दादाजी अब जिया से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया, जो फ्रूट्स तुम अपने साथ लेकर आए थे वो काफी कमाल के थे। मैं काफी ज्यादा लंबे सालों तक जिया हूँ, पर ऐसे फ्रूट्स मैंने कभी नहीं देखे थे। जिस पर जिया भी कहता है हाँ, ये मेरा पहली बार है जब मुझे पता चला कि ऐसे फल भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिया अब थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या? तो जिया उसे बताता है कि फॉरेस्ट की गहराई में मुझे एक लेजेंडरी बंदा मिला, उसके बारे में मैंने कहानी में पढ़ा था, शायद से वो जो बीइंग है वो अकर्स लैंड के अंदर सील हो रखा था। ये सुनकर दादाजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम रूइंस के राजा से मिले हो? तो जिया कहता है कि क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो दादाजी भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ पुरानी बुक्स में पढ़ा तो था कि जब दुनिया का अंत होने वाला होगा तो एक किंग ऑफ रूइन आएगा और वो राजा आकर दुनिया को पूरा ही खत्म कर देगा, जिससे कि दुनिया की नई शुरुआत होए। मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। क्या उसने अपना नाम बताया? जिस पर जिया कहता है नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तो दादाजी कहते हैं कि क्या तुमने उससे बात भी करी थी? जिस पर जिया कहते हैं नहीं, मुझे लगता कि हम उसकी बातें समझ सकते हैं। पर उसके साथ एक यंग लड़की थी जो कि उसे सर्व कर रही थी, वही हम लोग को उस किंग के बातें बता रही थी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जिस पर्सन से तुम मिले हो वो रूइंस का राजा है भी या नहीं, पर ये बात तो क्लियर है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है। खाना खाने के बाद अब मेरा माना रिकवर हो गया है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये फॉरेस्ट सही में एबनॉर्मल है। उस बंदे ने तुम्हें खाना दिया, क्या उसके बदले में तुमने उसे कुछ दिया? इस पर जिया कहते हैं नहीं। तो अब दादाजी कहते हैं कि आखिर एक इवल पर्सन तुम्हें फ्री में खाना क्यों देगा और बदले में कुछ भी नहीं मांगेगा? तो जिया कहता है कि मैंने बस उसे समझाया कि हम लोग कितनी बुरी सिचुएशन में हैं और उसने हमारी मदद करी। जिस पर दादाजी कहते हैं कि आखिर रूइंस का राजा ऐसा करेगा ही क्यों? तो जिया कहते हैं आशीर्वाद के तौर पर उसे हमारी सिचुएशन देखकर सिंपैथी आ गई हम पर और उसने हमारी मदद करी। ये सुनकर दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उसे आशीर्वाद कहते हो? कहीं उसने तुम्हें मैनिपुलेट तो नहीं कर लिया? जिस पर जिया कहता है कि नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि तो तुमने ऐसे क्यों कहा कि उसने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया? इस बात को उस पर्सन से कहा जाता है जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिया भी कहते हैं कि आप पागल हो क्या? उसके आशीर्वाद की वजह से तो हमारी मदद हुई है, हम मर रहे थे पर बच गए, इसलिए हम लोग उसे रिस्पेक्ट तो देंगे ही। तो दादाजी कहते हैं कि लेकिन हम लोग यहाँ पर एक इवल पर्सन की बात कर रहे हैं। ये सुनकर जिया कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था उस समय पर? तो दादाजी कहते हैं कि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। दादाजी अब उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ करना, वैसे तुमने सही में काफी अच्छा काम किया। उस राजा से मैं नेगोशिएशन करूंगा डार्क एल्फ का लीडर होने के नाते। मुझे जीते हुए 2 सेंचुरीज हो गई है, मैं कुछ न कुछ तो करूंगा ही। मुझे नहीं पता कि हमारे वो दिन कब
पाएंगे जब हम लोग शांति से सोएंगे। अगले सीन में आबातो को दिखाया जाता है जो कि ईरा से काफी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि आखिर आपने इस तरीके से अपना माना क्यों वेस्ट किया। तो ईरा कहती है कि मुझे उन लोगों की चिंता होने लग गई थी। जो सुनकर आतो कहती है कि इतना करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, हमने अपना किंगडम बस अभी शुरू ही किया है, हमें नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है। ऐसा बोलकर वो गाल फुलाकर खड़ी हो जाती है। जो देखकर आतो से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से सतर्क रहूंगा, प्लीज गुस्सा मत हो। पर अब उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता है। जो देखकर ईरा उसे कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर गुस्सा होना बंद करो। ये सुनकर आतो कहती है कि कुछ भी मांगना तो सही नहीं रहेगा, कुछ भी मांगूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ईरा कहते नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर आतो अब फिर से शर्मा जाती है। वो उसे कहती है कि माफ करना, मैं आप पर इस तरीके से गुस्सा हुई, आप राजा हो, वो आपका ही डिसीजन था, आपको जो करना है आप कर सकते हो, और आगे से जो कमांड आप मुझे दोगे मैं वो उसे पूरा करूंगी। तो ईरा कहता है कि मैं उन डार्क एल्फ से बात नहीं कर पा रहा था, मैं तुमसे तो बात कर पाता हूँ पर मैं बाकी सभी लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। ऐसा बोलकर अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो देखकर अब आतो उसे शांत कराने लगती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये एनीमे कैसा लगा, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। एंड अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।